हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए और ये हमारा 4th लेक्चर है। ये हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल टाइम यूपीएससी दे चुके हो और आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो इस सीरीज को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। यूट्यूब पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और हमारी ऐप पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको इसको इसी नॉर्मल स्पीड में देखना है और जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ में, तो वो कंसेप्ट आपको लिखने हैं साथ साथ में। ठीक है, कंसेप्ट में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से बताऊं। अगर कोई कंसेप्ट मैं बीच से भी बताऊंगा तो आप उसको एक फैक्ट समझ के याद कर लेना। ठीक है, इसके 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। ये 4th लेक्चर है इस सीरीज का हमारा। तो स्टार्ट करते हैं 4th लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे इंडिया पे तो इंडिया को कैसे रन करना है उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा पहला आने वाला था 1858 का। तो 1858 से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे जाके ये सीरीज खत्म हुई थी। तो इस सीरीज में कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, उनके अलग अलग प्रोविजंस थे जो इंडिया को रन करना ही जिनका एकमात्र पर्पज होता था कि ब्रिटिशर्स के रूल को इंडिया पे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ये इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का में प्रोविजंस होते थे। बनाता तो कौन था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ब्रिटेन में बनते थे और वहीं की पार्लियामेंट इनको पास करते थे। ठीक है, तो ऐसा ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, जिसको हम मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मोंटेग जो है वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक हायर पोजीशन होती थी जो इंडिया को का ओवरऑल सुपरविजन देखती थी और वो ब्रिटेन में बैठती थी। तो ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता था और वो इंडिया में क्या चल रहा है पूरा ब्रिटिशर्स का उस चीज को देखता था। तो मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इनको इसलिए बोला, मोंटेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस वक्त वायसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे उसमें। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। ठीक है, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में, ये सही बात है। और ये डायरकी क्या होती है ये हम सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो आप उस लेक्चर को दोबारा जाके देख सकते हो अगर आपको डायरकी, फेडरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, ड्यूअल गवर्नमेंट, इन सब के बीच का डिफरेंस समझना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में, सही बात है। और 1935 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, आपको यह भी ध्यान रखना है। देन बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, बाइकैमरलिज्म भी मैं पढ़ा चुका हूं क्या होता है, पहला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में और डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें इन दोनों को रिवर्स कर दिया था। रिवर्स का मतलब डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंटर में और बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्रोविंसेस में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। तो यूपीएससी में जनरली हम कैसे करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। मुझे पता लग गया कि पहला ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो जिनमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो आंसर नंबर सेकंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 चॉइस बच गई है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये आया था 1909 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 का, उसके अंदर ये प्रोविजन था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट दिया जाएगा मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुस्लिम्स को वोटिंग का अलग से राइट दिया जाएगा, कि मुस्लिम्स अपने कुछ ऐसी सीट्स बनाई जाएंगी जहां पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब था। जैसे आज के टाइम पे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन दे रखा है कि कुछ ऐसी सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर में भी
और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जहां पे जब एमपी या एमएलए के चुनाव होते हैं तो वो सीट रिजर्व है एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था कि उस सीट पे इलेक्शन लड़ने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स के पास होगा। तो ये था कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम। ठीक है, ये 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का एक और नाम भी था। ठीक है, वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। जैसे 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, तो इस 1909 के एक्ट का क्या नाम था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, देन तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो जिन जिन ऑप्शन में सेकंड है वो कट कर दो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, तो आपके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% हो गई। तो जब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं साथ में आपको ट्रिक भी बता देता हूं, जब आप 50-50 पहुंच जाओ तो आपको रिस्क लेना होता है। अगर रिस्क नहीं लोगे इतना भी तो आप पेपर को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। जब आप 50-50 हो गए हो और अगर आप थर्ड जो पढ़ने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर होगा, देन गो विद वन ऑफ द आंसर। ब्लाइंडफोल्डली आप किसी एक पे आंसर मार दो कि ये आंसर करना है। ठीक है, 50-50 होने के बाद नहीं छोड़ना है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का डिवैल्यूएशन किया गया था सेंटर से प्रोविंस के अंदर। ये भी किया गया था 1909 में। अगर जब आप 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ोगे तो ये दोनों प्रोविजन वहां पे गिवन है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कैसे बनी, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं सारा का सारा। तो असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज और अडल्ट फ्रेंचाइजी वही चीज है कि जो भी अडल्ट होगा, जिस एज लिमिट पे हम ये रखेंगे कि ये पर्सन अडल्ट है इस एज के बाद, तो उन सबको वोटिंग का राइट होगा, वही अडल्ट फ्रेंचाइजी है और उसी को अडल्ट सफरेज बोल देते हैं। ठीक है, असेंबली, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी, और जो इलेक्शन का राइट था वो भी कुछ ही लोगों को दिया गया था, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास पैसा था, तो ऐसे लोगों को सिर्फ वोटिंग के राइट थे उस वक्त। ठीक है, असेंबली वाज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको बताया कि कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड भी थे। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये बिल्कुल सही है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर मल्टीपल पार्टीज के मेंबर्स आए हुए थे। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटीज, ये भी बिल्कुल सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, पावर कमेटी बनाई गई थी, प्रोविंसेस के लिए कमेटी बनाई गई थी, माइनॉरिटीज के लिए कमेटी बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन कमेटीज के थ्रू काम करती थी। तो इसका मतलब 3 ठीक है और 1 गलत है। पूछा क्या है, ये यूपीएससी बहुत बड़ा ट्रिक खेलता है हमेशा। ये नोट को जरूर ध्यान से पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सिर्फ सेकंड सही नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ओनली सेकंड सही हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो थे ये सारे के सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा ओनली सेकंड। देन in relation to the formation of constitution of India, which of the following is या are correct? तो देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में क्या चीज सही थी। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्ट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही बात है, क्योंकि नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था जिसको बाद में हमने प्रीएम्बल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काफी इफेक्ट पड़ा, काफी चेंज लेके आई हमें। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसको बाद में हम लोगों ने प्रीएम्बल का नाम दिया, तो उस प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, जिस तरह से वो प्रीएम्बल लिखा गया है, वो लैंग्वेज हम लोगों ने कहां से ली है। लैंग्वेज बतानी है प्रीएम्बल की कहां से ली है, और प्रीएम्बल का आइडिया कहां से लिया है। दोनों अलग अलग कंट्रीज से हमने लिए हैं। प्रीएम्बल का आइडिया अलग कंट्री से लिया है और प्रीएम्बल की लैंग्वेज दूसरी कंट्री से ली है। तो वो दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं मुझे कि कौन कौन सी वो कंट्री थी।
प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहली लाइन यही लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड भी सही है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली। अब याद करो, मैंने आपको बताया था हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, थर्ड या सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था इसी एमसीक्यू सीरीज के। तो हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में होता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को क्या हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं? नहीं, हम लोग चुनते हैं डायरेक्टली एमपी एमएलए को। पीपल ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट करते हैं एमपी सेंटर के लिए और एमएलए स्टेट में। अब ये एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एमपी की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट में और ये सेंटर में, ठीक है। सेंटर का मतलब है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देन तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत हो गई, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली चुनते ही नहीं है, वो इनडायरेक्टली चूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हटा दो, कहां कहां है, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया 1, 2 एंड 3, वो हम लोग वैसे भी फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। Who among the following were the member of drafting committee? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने काफी चर्चा की थी जब हमने अंबेडकर के बारे में एक क्वेश्चन किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, ठीक है, काम क्या था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बनने की डेट क्या थी और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे। और अगर पॉसिबल हो तो उन सभी मेंबर्स के नाम लिखो, कौन कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो यहां पे हम देख लेते हैं, एन गोपाला स्वामी ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो वो ऑप्शन चूज कर लो जिसमें सेकंड या फोर्थ नहीं है या जिसमें 1 एंड 3 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 3। डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को। तो आपको ये बताना है ये डिजाइन बनाया किसने था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है। और क्या उस डिजाइन में जो स्पोक्स लगी हुई हैं अंदर, उन स्पोक्स की जगह पे कुछ और था पहले, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि पहले वहां पे क्या था। जो स्पोक्स हैं अभी जो तिलियां हैं उन स्पोक्स में की जगह पहले वहां पे क्या था उस डिजाइन में, ठीक है। और जो वो स्पोक्स हैं हमारे जो नेशनल फ्लैग में, उनका कलर बताना कि उनका कलर कौन सा है। व्हील्स भी बोल देते हैं उन स्पोक्स को। व्हील्स इन नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स, जो चक्कर बना हुआ है ऐसे, उसमें 21 स्कोप है, नहीं उसमें 24 स्पोक्स हैं जो 24 आवर्स को शो करती हैं, ठीक है। तो सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया ओनली 1। थर्ड को हमें चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा पेपर में अगर आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जाओगे तो, क्योंकि थर्ड पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इस लेंथ इज 3:4, नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ठीक है, रेशियो है 3:2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं।
उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया था इसके अंदर कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा और वो स्टैट्यूटरी कमीशन इस चीज को देखेगा कि जो भी प्रोविजंस डाले गए हैं इस एक्ट में वो प्रोविजंस में से कितने फुलफिल हुए और कितने फुलफिल नहीं हुए, ये चेक करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। ये प्रोविजन डाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। जितने भी प्रोविजंस डाले गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उनमें से कितने प्रोविजंस इंप्लीमेंट हुए कितने नहीं हुए, उनको स्टडी करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल के बाद। ये प्रोविजन भी डाला गया था सभी प्रोविजंस के साथ। तो 10 साल की बजाय उससे पहले ही 1927 में इस कमीशन का गठन कर दिया गया। जो ये स्टैट्यूटरी कमीशन था इसका गठन कर दिया गया 1927 में, और उस कमीशन को हम जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। ठीक है, तो इस साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे कि साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था उसमें कितने मेंबर थे, और साइमन कमीशन की वजह से जो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था 1927 में स्टडी करने के लिए। अब इसने अपनी जो रिपोर्ट दी, ठीक है, उन रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए फर्दर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो की गई थी ये सारी की सारी लंदन में हुई थी। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, इसमें कुछ इंडियंस थे और बाकी जो थे वो ब्रिटेन के लोग थे। तो उन्होंने जो भी सुझाव दिए गए थे, जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी साइमन कमीशन के द्वारा, उन सब पे डिस्कशन किया और उसके बाद एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया। व्हाइट पेपर का मतलब है कि एक सिंपल मतलब पेपर पे उन्होंने अपनी जो उनके अकॉर्डिंग जो जो प्रोविजन होने चाहिए वो नोट डाउन कर दिए कि ये कंक्लूजन हमने निकाला है इसका, और इस कंक्लूजन के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। एक बार फिर रिपीट करता हूं क्या क्या हुआ। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। वो इसलिए था ताकि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चलेगी ब्रिटिशर्स की, उसके लिए होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो स्टार्ट हुए थे 1858 से और चले 1935 तक। कई सारे एक्ट आए। तो 1919 के एक्ट में जितने भी प्रोविजन डाले गए थे उन प्रोविजंस में से कितने फुलफिल हुए और कितने नहीं फुलफिल हुए, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने का प्रोविजन भी डाला गया था कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा। लेकिन वो कमीशन उससे पहले ही बन गया, 8 साल में ही बन गया। उस स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने मेंबर हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, साइमन कमीशन इंडिया आया, उसने सारे के सारे प्रोविजन स्टडी किए जो 1919 के एक्ट में लिखे हुए थे। उसने अपनी रिपोर्ट दी वापस जाके लंदन में। उस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुए, जिनमें इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। उन सब ने उस कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करके फिर अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को बोला जाता है व्हाइट पेपर। और उस व्हाइट पेपर के बेस पे फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं 1935 का एक्ट। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो डिस्कशन इन द राउंड टेबल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही है, ये स्टोरी तो मैंने आपको सारी की सारी बताई है अभी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ये हम लोग पहले या दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं कि ऐसा प्रोविजन उसके अंदर था ऑल इंडिया फेडरेशन का। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो ये जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट या यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इस चीज पे आपको खास ध्यान देना होता है। 2-3 क्वेश्चन तो हमारे इसीलिए गलत हो जाते हैं कि ये पढ़ा ही नहीं जाता और वहीं से हम लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुआ था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था ये भी मैं पहले या दूसरे लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो सेकंड के आगे आ जाएगा ए।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअल में हुआ था 1774 में, लेकिन ये बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, तो यहां आ जाएगा बी। आपको बताना है इस सुप्रीम कोर्ट में जो इस्टेब्लिश हुआ था कितने चीफ जस्टिस, तो ऑब्वियस है एक ही था, ठीक है, उसके साथ कितने और जज थे, टोटल जज बताने हैं आपको कितने थे सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार बना था, और ये बना था कलकत्ता में, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, कि इंग्लिश मिशनरी जो थे, इंग्लिश मिशनरी कौन होते थे, जो ये समझाते थे यहाँ के इंडिया के लोगों को कि इंग्लिश का क्या बेनिफिट है, आप लोग इंग्लिश क्यों चूज करो, ठीक है। तो इंग्लिश मिशनरीज को परमिशन, या फिर वो अपने रिलीजन के बारे में बताते थे कि आप लोग हमारे रिलीजन को चुनो, हमारा रिलीजन अच्छा है, तो वो इंग्लिश मिशनरीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे चार्टर एक्ट 1813 से, तो इसका हो गया सी, ठीक है। अब ये चार्टर एक्ट क्या आ गए नए, चार्टर एक्ट क्या थे, पहले इंडिया पे रूल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला हुआ था जिसमें ये लिखा था कि आप लोग इंडिया को कैसे कैसे रन कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल करती थी तो चार्टर एक्ट थे, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गए थे, ठीक है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन, लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल होता था उसकी जो काउंसिल होती थी उसमें एक लॉ मेंबर होगा, ये अपॉइंटमेंट आई थी पहली बार 1833 में, तो ये हो गया डी, ठीक है। और जो लॉ कमीशन है इंडिया का पहला, वो बना था 1834 में, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो 1834 में बना था चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। तो अब ये मैच कर लो, 1 का बी या बी का 1, बी का 1 कहाँ है, ये है, सिर्फ एक में ही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान, ये वेवल कौन थे, ये वॉइसरॉय थे इंडिया के 1945 में, और इस वेवल प्लान का एक दूसरा नाम भी है, शिमला कॉन्फ्रेंस। इस वेवल प्लान को हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 1945 में ये वेवल प्लान दिया था क्योंकि उस वक्त काफी कंफ्यूजन की स्थिति थी। मुस्लिम ये चाहते थे कि अलग नेशन बने, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो हिंदूज को रिप्रेजेंट करती थी, मेजर पार्टी, वो ये चाहती थी कि एक ही कंट्री रहे, ठीक है। और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि एक ही कंट्री रहे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि दूसरी कंट्री बने। तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दो बड़ी पार्टी होती थी, उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है। तो उस टकराव को रोकने के लिए अलग अलग प्लान दिए जा रहे थे, तो उनमें से एक प्लान था वेवल प्लान, जो उस टाइम के वायसराय ने दिया था। ये चाहता था कि कहीं ये टकराव की स्थिति ज्यादा हो जाए और यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आके खड़ी हो जाए, तो इसलिए इसने अपना एक प्लान रखा, एक सुझाव रखा कि इंडिया में कैसे रूल चलना चाहिए आगे फर्दर। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या भागीदारी होगी जो फर्दर इंडिया में रूल होगा उस पे, ठीक है। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की या वाइसराय की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे यहाँ पे, तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल। मतलब जो डे टू डे या जो डेली जो जितने भी प्लान बनते हैं उन पे एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है। तो उस टाइम पे जो वाइसराय थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स इक्वल हो, ये सुझाव दिया था वेवल प्लान ने, और इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये असर्शन सही है। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ वेवल ने नहीं सोचा था। उसका वो ये चाहता था कि इनके बीच में टकराव की स्थिति ना बने, उससे कहीं दंगे ना भड़क जाएं, रॉयट्स ना हो, तो वो उस चीज को प्रिवेंट करना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारे पास दो लिस्ट है, लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से मिलाना है।
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके दो वाइस चेयरमैन थे। तो पहले वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी और सेकंड वाइस चेयरमैन बने थे वी.टी. कृष्णाचारी। ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट कौन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पहला पूछा है तो पहले हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है, उनमें से एक मेंबर जो कांग्रेस से बिलोंग करता था ओरिजिनली, वो थे के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। राजस्थान प्रिंसली स्टेट से कौन सा मेंबर चुन के आया था या कौन सा मेंबर नॉमिनेट होके आया था? तो वो थे वी.टी. कृष्णाचारी। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, या इसके मैचिंग हो जाएगा 1। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसका हो जाएगा 2nd। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, वो बन जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री। सही बात है, अपने आप में स्टार्टिंग में जब उन्होंने बनाया था तो सारी नेसेसिटीज को ध्यान में ही रखते हुए बनाया था। इट इज नोन एज और कॉल्ड एज अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी कंट्री में हो सकता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, तो क्या लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का कारण है, उसका रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। नेसेसिटी पूरी करता था, उसका रीजन ये नहीं है कि वो अडॉप्टेड था, उसका रीजन ये है कि उसके अंदर मल्टीपल प्रोविजंस डाले गए थे, अलग अलग प्रोविजंस डाले गए थे। अब वो अडॉप्ट किए गए थे या बनाए गए थे, ये बात इस बात का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी नेसेसिटी डाली थी और वो अडॉप्टेड था या नहीं था। हो सकता है कुछ प्रोविजन ओरिजिनली डाले गए हो और कुछ अडॉप्ट किए गए हो, या कुछ ऐसे हो जो अडॉप्ट करके मॉडिफाई करके डाले गए हो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। असर्शन है फिर हमारे पास, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सही बात है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहां लिखी हुई है ये बात कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताओ कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बात कहां पे लिखी हुई है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये मत लिखना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखी हुई है वो पूछना चाह रहा हूं। इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन क्या इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। जहां पे लोगों का रूल होता है वो होता है डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रूल है। लोगों का रूल कैसे है? इलेक्शन होते हैं, लोग अपना वोटिंग राइट यूज करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा है चैप्टर, ठीक है, उसके सारे के सारे एमसीक्यू कर लिए हैं, जहां पे अलग अलग चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए हैं सारे के सारे। ठीक है, इस पॉलिटी की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के वो भी बता सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके तो आपको आंसर करने ही करने हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।